कॉलरा ट्रीटमेंट। कॉलरा एक एक्यूट डायरिया को बोलते हैं। कॉलरा एक हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें कई लोग एक साथ इफेक्ट हो जाते हैं। ये अलग बात है कि अभी के समय में ये बहुत कम फैलते हैं, लेकिन एक समय में ये एपिडेमिक हुआ करता था। अब तो खैर इंडेमिक भी नहीं हो पा रहे उतने ज़्यादा, लेकिन कॉलरा एक समय में बहुत हाईली एक डेंजरस कंडीशन बनते थे जिसमें पेशेंट को सीवियर डायरिया वोमिटिंग होता था। अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इसमें कंडीशन आता है कॉलरा में जिसमें सीवियर डायरिया वोमिटिंग होता है। पेनलेस डायरिया यानी इसमें दर्द नहीं होता है डायरिया में, या अब्डोमेन में डायरिया होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, और साथ में जो कलर जो होते हैं वोमिट का और स्टूल का वह राइस वाटर होता है। राइस वाटर मतलब पानी, ये चावल के पानी के जैसा उसका स्टूल होता है, उसके कलर के जैसा। चलिए बात करते हैं इसमें कि कॉलरा तो समझ में आ गया। कॉलरा एक प्रकार का इन्फेक्शन डिजीज है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। यह एक से दूसरे पर्सन में फैलता भी है। ये इसका कैसे मोड बता देते हैं। तो कॉलरा एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी, है ना। कॉलरा एक प्रकार का विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया होता है जिसको कि इस तरह का शेप होता है विब्रियो कॉलरी का, कॉमा से बोलते हैं इसको लोग। ये तरह का होता है विब्रियो कॉलरी, ये कॉमा से बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव होता है ये, है ना। तो इस तरह का, और इसके सेल मेम्ब्रेन पर एंटेरोटॉक्सिन होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो ये जो आपको बैक्टीरिया है, यह कॉलरा बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरी बोलते हैं इस बैक्टीरिया को। और यह इसका जो ट्रांसमिशन जो होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन में, वह फिक्को ओरल रूट बोल सकते हैं, यानी कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये फैलते हैं। जैसे स्टूल में जब कोई कॉलरा का पेशेंट होता है तो उसके स्टूल में यह बैक्टीरिया रहते हैं। अगर कोई उस स्टूल पे कोई मक्खी बैठा या फ्लाई बैठा और वही मक्खी आपके भोजन पे आ जाता है तो वहाँ से बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ट्रांसफर यही होती है उसमें। और कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैलते हैं, क्योंकि ये वाटर जहाँ होल्ड वाटर यूज कर लेते हैं जैसे पॉन्ड वाटर, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से हमारे बॉडी में चले आते हैं। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया सबसे पहले जीआईटी में आता है, और जीआईटी में आने के बाद वो भी कब, जब इंटेस्टाइन में तभी पहुंचता है जब गैस्ट्रिक पीएच उसका हाई हो जाता है। गैस्ट्रिक पीएच हाई का मतलब होता है बेसिक मीडियम बन जाना या न्यूट्रल हो जाना। एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन वही है कि आप जब पीएच जब हाई हो जाते हैं तो अल्कलाइन हो गया पीएच, जिसके कारण HCl का एक्शन कम हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं पीएच से उसके बढ़ क्यों जाते हैं, इसके पीछे डाइल्यूटेड खाना के साथ पानी पी लेना होता है, या फिर ज़्यादा ओवर डाइट लेने के कारण क्या होते हैं गैस्ट्रिक जो उसका पीएच बढ़ जाता है। अब इसके कारण बैक्टीरिया मरता नहीं है, तो बैक्टीरिया कहाँ पहुँच जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने पे क्या होता है ना, बैक्टीरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। और उसके बाद क्या होता है कि इंटेस्टाइन का जो होता है ना, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर होता है उस म्यूकोसा लेयर पे अटैच कर जाता है ये, और काफ़ी वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। फिर क्या होता है वहाँ पे कि यह सेल के साथ बाइंड, इसका सेल पे यहाँ इंटेरोटॉक्सिन लिबरेट करता है। उसके बाद क्या करता है ना, सेल के अंदर CAMP बनते हैं, CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसके कारण क्या होता है ना कि एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, यानी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन रुक जाते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है सिक्रीशन बढ़ जाता है। अब इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड एंड जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो ऑब्जर्व हो नहीं पाता है, जिसके कारण यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है, उल्टा सिक्रीशन होने लगता है। सिक्रीशन में क्या होते हैं पोटासियम का सिक्रीशन, क्लोराइड का सिक्रीशन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन। अब इसका सिक्रीशन होने के कारण क्या होता है ना, यहाँ पर जो ब्लड में धीरे धीरे ब्लड से वाटर लॉस होते हैं, ब्लड से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगता है, इंटेस्टाइन में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लगता है, और CAMP के कारण जो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हाई हो जाते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जो आपका डायरिया होता है पेशेंट में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काफ़ी हाई हो जाते हैं, डायरिया होता है इसमें, और बॉडी से वाटर वगैरह लॉस होते हैं, और जो फ्लूइड आता है इसका जो कलर हो जाता है वो राइस वाटरी हो जाता है, जो ब्लड के कंपोनेंट के सिक्रीशन होने के कारण।
तो यही होता है इसमें कोलेरा में कि इंटेरोटॉक्सिन के कारण CAMP बनता है, CAMP से एब्जॉर्प्शन रुक जाता है और सिक्रीशन होने लगता है, और जिसके कारण ब्लड से कंपोनेंट इंटेस्टाइन में आने लगते हैं, और इसी कारण से क्या होता है ब्लड में वाटर की कमी हो जाती है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कमी हो जाती है, ब्लड का pH एसिडिक हो जाता है। तो यही पेशेंट में होता है। पेशेंट में सिम्टम मिलेगा आपको, शुरू में आपको वही वाटरी स्टूल होते हैं, वोमिटिंग भी होते हैं पेशेंट में, और फिर उसके बाद BP लो हो जाता है, पल्स रेट लो हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाते हैं, और जो डायरिया होता है ना वो पेनलेस डायरिया होता है इसमें, और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आई बॉल सनकेन हो जाता है, जो फेस का जो स्किन होता है वह भी आपको सिकुड़ जाते हैं, जो स्किन जो होते हैं वह पिंचिंग होने लगते हैं, वहाँ पर सेपरेशन होने लगते हैं, वहाँ पे डिहाइड्रेशन के कारण BP काफ़ी लो हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाते हैं इसमें। ये होता है मेनली कोलेरा के केस में। मसल्स क्रैम्प होते हैं, सीवियर इरिटेशन होती है, पेशेंट इरिटेबिलिटी हो जाती है, या फिर ब्रेस्टलेसनेस हो जाता है पेशेंट, ये कोलेरा में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसमें अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है पेशेंट में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काफ़ी हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं, यहाँ पर एसिडोसिस हो जाता है, रेस्पिरेशन फेल हो जाते हैं। तो कई तरह के यहाँ पर डिजॉर्डर पेशेंट डेवलप हो जाते हैं कोलेरा केस में, और काफ़ी डेंजरस केस होता है। तो इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्डियो फिस्टूल कराते हैं, रूटीन एब्लेशन ऑफ फिस्टूल। तो आर्डियो फिस्टूल कराते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, उसमें जो है आपको कलर थोड़ा आपको व्हाइटिश कलर मिलते हैं स्टूल का, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल मिलते हैं, और तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद ग्राम स्टेन जब करते हैं लोग स्टूल और वोमिटर सब्सटेंस का, तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलेंगे। कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे तो उसमें विब्रियो कोलेरा मिलता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट 72 घंटा पर मिलेगा आपको, और उसके बाद उतना देर पर पेशेंट जो होता है ना वह को सीरियस हो सकता है। इसलिए उस समय इसके लिए हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस करके ही पेशेंट को हम लोग इलाज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, ORS यूज करते हैं, ORS इंटेक करते हैं, IV इन्फ्यूजन में उसको हम लोग देते हैं, NS यूज करते हैं हम लोग, और जितना जल्द हो सके उसमें हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरत होता है उसमें, और इसमें जितना जल्द हो सके फ्लूइड रिप्लेसमेंट कराते हैं पेशेंट को, ORS इंटेक कराते हैं, और साथ में हम लोग होम्योपैथिक दवा में पोडोफाइलम यूज करते हैं, मॉक्सल यूज करते हैं, आर्सेनिक यूज करते हैं, और इससे बहुत जल्दी पेशेंट को रिकवरी होती है। लेकिन ORS देना अनिवार्य होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत जरूरत होता है, बिना फ्लूइड रिप्लेसमेंट का ये जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए इसमें हम लोग दवा भी यूज करते हैं। तो ये था कोलेरा, बाकी चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।